या सो द थिंग इज हमने अब तक EC2 देखा है. सो इन द EC2 पैनल you have a really powerful service that's called as auto scaling. So auto scaling is actually a feature. And when we understood the definition of cloud computing, सबसे पहले तो हमने एक चीज़ देखी थी कि cloud is scalable. What do you mean by scalable? It can easily and elastically change the resources. तो रिसोर्सेज चेंज करना मतलब इट कैन हैव मल्टीपल रिसोर्सेज, और इट कैन डाउनग्रेड, और इट कैन हैव पावरफुल रिसोर्सेज. तो इनमें से कुछ भी हो सकता है. ये जो फीचर है, ये फीचर इंप्लीमेंट होता है ऑटो स्केलिंग को यूज करके. तो सिंस वी आर स्टडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ऑटो स्केलिंग इज समथिंग दैट वी शुड स्टडी इम्प्लिसिटली. तो जब हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर जाते हैं तो ऑटो स्केलिंग उसमें हमें एज अ फीचर मिलता है, तो वहां पे हमें इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ता. बट राइट नाउ वी आर डिजाइनिंग अ आर्किटेक्चर फ्रॉम स्क्रैच. सो फ्रॉम स्क्रैच यू विल नीड टू इम्प्लीमेंट दिस सर्विस ऑल्सो. तो पहले इस सर्विस का एक टाइप देख लेते हैं. ऑटो स्केलिंग का जो डिवीजन है वो दो टाइप्स में होता है. सो यू गॉट समथिंग कॉल्ड एज वर्टिकल स्केलिंग, एंड देन यू हैव समथिंग दैट्स रेफर्ड एज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. तो ये ऑटो स्केलिंग के टाइप्स है. ऑटो स्केलिंग को तुम विदाउट दीज टू सेग्रीगेशंस डिफाइन नहीं कर सकते. सो मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन कवर होता है कि हैव यू इम्प्लीमेंटेड ऑटो स्केलिंग. तो कैंडिडेट ऑफन हाँ बोलता है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑलराइट, सो व्हाट डिड यू इम्प्लीमेंट. तो पहले एक्चुअली कैंडिडेट ने पूछना चाहिए कि भाई वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, या फिर एक्सप्लिसिटली बोलना चाहिए कि आई हैव इम्प्लीमेंटेड वर्टिकल ऑटो स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. तो इसमें क्या होगा, इसमें सामने वाले को पर्सपेक्टिव आता है, व्हाट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आर यू यूजिंग. अब देखो, इट इज अ फीचर, इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, बट द पावर ऑफ दैट फीचर इज, तुम अगर इसे इम्प्लीमेंट करते हो तो सामने वाले को सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन से समझ रहा है कि व्हाट इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप. तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. तो उसे समझेगा कैसे. लेट्स कंसिडर एग्जाम्पल. तो पहले तो वर्टिकल स्केलिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये क्या है. वर्टिकल स्केलिंग के अंदर एक चीज आती है जिसे बोलता है स्केल अप एंड स्केल डाउन. तो क्योंकि ये वर्टिकल है, इट मेक सेंस, ये अप एंड डाउन होगा, राइट. इसे एक वर्टिकल वाई एक्सिस की तरह इमेजिन करो. सो वाई एक्सिस ऑलवेज गोज अप एंड डाउन. when you say that you are implementing vertical scaling, it means कि तुम्हारे रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली स्केल अप होंगे और स्केल डाउन होंगे. स्केल अप होने का मतलब क्या, गोइंग फ्रॉम लोअर कॉन्फिग टू हायर. इसका मतलब है, लेट से तुम्हारे पास में एक इंस्टेंस है M3 लार्ज टाइप का, एंड देन तुम्हें इसे अपग्रेड करना है M4 लार्ज में. दिस इज कॉल्ड एज स्केलिंग अप, क्योंकि तुम एक लोअर कॉन्फ़िगरेशन से एक हायर कॉन्फ़िगरेशन पे जा रहे हो. यू आर इंक्रीजिंग द रैम, CPU, वॉट एवर रिक्वायरमेंट्स यू हैड. नाउ यू आर implementing a more powerful machine. So what's happening here is replacement. Now this is a key point. क्योंकि तुम्हारा जो लोअर मशीन है उसे तुम बंद कर दोगे और तुम एक हायर पावर का मशीन चलाओगे. तो बेसिक कैसा है कि M3 लार्ज चल रहा था, तुम्हारी जो एंटिसिपेशन है, नाउ रिमेंबर दिस थिंग, यू डू नॉट हैव द डिमांड येट, यू आर एंटिसिपेटिंग द डिमांड. बिकॉज डिमांड आएगी, फिर तुम लॉन्च करोगे, पीछे वाले को बंद करोगे, ट्रैफिक माइग्रेट होगा, तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट कचरा है. बिकॉज यू आर गोइंग टू फेस अ सीरियस इशू इन नेटवर्क कम्युनिकेशन. हो सकता है तुम्हारा एप्लीकेशन सिर्फ डाउन ना हो, वो क्रैश भी हो जाए. तो डूइंग दैट थिंग इज एक्सट्रीमली रिस्की. इसीलिए वी ऑपरेट ऑन द एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड, नॉट ऑन द एक्चुअल डिमांड. तो एक्चुअल डिमांड आती है 50% की या 60% की. व्हाट वी एंटिसिपेट इज, वी एंटिसिपेट कि 90% भी आ सकता है. सो वी स्टार्ट टेकिंग द स्टेप्स एज इफ 90% डिमांड आने वाला है अगले 5 मिनट के अंदर. इससे क्या होता है, वी आर रेडी फॉर दैट 90% डिमांड. और हम जब M4 लार्ज बना देंगे तो M4 लार्ज का जो 90% होगा वो M3 लार्ज से ज़्यादा ही होगा. वॉट इट मीन्स इज, अब तुम्हें बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ मिल गया है. अनलेस एंड अनटिल तुम्हारा एप्लीकेशन कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग है, तुम्हें बार बार इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.
तो ये होता है स्केल अप, और स्केल डाउन हो जाएगा इसका रिवर्स। तो मान लो कि तुम्हारे पास M4 लार्ज चल रहा है एंड नाउ यू एंटिसिपेट कि यार मेरा ट्रैफिक ऑलरेडी 60% पे चल रहा है एंड आई एंटिसिपेट कि ये डाउन जाएगा। अब ये डाउन का जो एंटिसिपेशन है, ये नेटफ्लिक्स के एग्जाम्पल में हमने एक देखा था। देखो नेटफ्लिक्स का एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल क्या था कि वीकेंड के दिन को लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, वीकडेज में कम करते हैं। इसका मतलब क्या है, संडे को नेटफ्लिक्स एंटिसिपेट कर सकता है कि भाई इंडिया का जो पब्लिक है वो मंडे के दिन को जॉब को जाएगा। सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज मंडे को नेटफ्लिक्स के जो यूजर्स हो गए स्ट्रीमिंग करने वाले वो कम होने वाले। दिस इज द एंटिसिपेशन ऑफ स्केलिंग डाउन। तो तुम्हें पता चला कि डिमांड कम होने वाली है। नाउ व्हाट यू डिड इज यू स्केल डाउन योर इंफ्रास्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू दैट टाइम स्लॉट। तो ये होता है स्केल अप एंड स्केल डाउन। इसके अंदर यू आर रिप्लेसिंग द मशीन्स एंड यू आर चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन। देन दूसरी चीज आती है, इसे बोला हमने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। सो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हैज स्केल आउट एंड स्केल इन। तो अभी ये हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस की तरह इमेजिन करो। तो एक्स एक्सिस फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड आएगा, राइट? तो स्केल आउट होना मतलब फॉरवर्ड जाना, स्केल इन होना मतलब बैकवर्ड आना। यहाँ पर यू डू नॉट रिप्लेस, यहाँ पर यू अपेंड। इसका मतलब है तुम अलग अलग रिसोर्सेज ऐड करते जाते हो इनटू द व्हाटएवर पूल ऑफ रिसोर्सेज यू ऑलरेडी हैव। सो व्हाट इट मीन्स इज तुम्हारे पास 4 मशीन्स है ऑफ M3 लार्ज कॉन्फ़िग, तो तुम इसके अंदर 2 मशीन और ऐड कर दोगे ऑफ द सेम कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा चलता है स्केल आउट एंड स्केल इन। ये होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। स्केल आउट मतलब ऐड होना, स्केल इन मतलब रिमूव हो जाएंगे। तो मान लो 4 मशीन है, तुम्हें स्केल डाउन तुम्हें स्केल इन करना है। सो व्हाट यू विल डू इज 4 में से 2 मशीन डिलीट हो जाएंगे। अब इसमें 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। पहली चीज़ है, जैसा हमने देखा, एंटीसिपेशन ऑफ डिमांड, और दूसरी चीज़ होती है नेटवर्क राउटिंग। अगर नेटवर्क राउटिंग फेल जाती है तो तुम्हारा पूरा का पूरा एप्लीकेशन यूजलेस है, because ultimately what's going to happen is the end user will not receive the traffic. The end user cannot see the product that he wants to see, so it is not acceptable. तो नेटवर्क राउटिंग एक बहुत ज़रूरी पैरामीटर होता है। एंड देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज एंटीसिपेशन ऑफ डिमांड। तो अभी के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस इज ओनली ऑन द एंटीसिपेशन ऑफ डिमांड एंड ऑटो स्केलिंग। तो अब ये स्केल अप, स्केल डाउन, स्केल आउट, स्केल इन हो गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्केलिंग समझ गया। ऑटो स्केलिंग क्या है? ऑटो स्केलिंग इज बेसिकली अ फीचर जिसमें तुम इन दोनों में से कोई भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो एंड इट विल बी सिस्टम ड्रिवन। सो यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग मैन्युअली, इसीलिए उसे ऑटो स्केलिंग बोला जाता है। तो तुम क्या करते हो, तुम सिस्टम को बोलते हो कि भाई मेरा ये प्रोजेक्ट है, और तुम एक पैरामीटर चूज करते हो जिसके ऊपर तुम्हें स्केलिंग करनी है। तो हमने बोला डिमांड। नाउ द क्वेश्चन कम्स, डिमांड ऑफ व्हाट? किस चीज़ का डिमांड? स्टोरेज का डिमांड है या फिर नेटवर्क का डिमांड है? वेबसाइट चला रहे हो तो अलग डिमांड आती है, वेबसाइट के अंदर नेटवर्क की डिमांड होगी। अगर डेटाबेस चला रहे हो तो वहाँ पे प्रोसेसिंग की डिमांड होगी। व्हाट इट मीन्स इज डिमांड तुम्हारा बदलते जाएगा। डिमांड किस पैरामीटर का है, दैट यू नीड टू डिसाइड। सो लेट्स रिव्यू सम पैरामीटर्स। वन ऑफ द डिमांड्स इज CPU यूटिलाइजेशन, भाई CPU पे ज़्यादा लोड आ रहा है। सेकेंड डिमांड इज नेटवर्क यूजेज। नेटवर्क यूजेज का मतलब क्या? नेटवर्क के अंदर 2 नेटवर्क आते हैं, एक आता है नेटवर्क इन एंड एक आता है नेटवर्क आउट, तो जिसे हम IO बोलते हैं स्पेसिफिक्स में। तो ये 2 एग्जांपल कंसिडर कर सकते हो। अगर तुम्हें वेबसाइट चलाना है फ्लिपकार्ट का, तो तुम नेटवर्क यूजेज के ऊपर चलोगे। क्यों चलोगे? क्योंकि जब तुम फ्लिपकार्ट का वेबसाइट डालते हो तो क्या लोड होता है? HTTPS। HTTPS इज़ अ प्रोटोकॉल जिससे तुम कनेक्ट कर रहे हो, किससे? फ्लिपकार्ट के सर्वर से। सो HTTPS के ऊपर लोड जाएगा सबसे पहला। अगर नए बंदे आते हैं तो कहाँ पे जाएंगे? HTTPS पे जाएंगे, https://flipkart.com। यहाँ पे नया बंदा जा रहा है। वॉट इट मीन्स इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो रहा है HTTPS पे। सो वॉट यू विल डू इज तुम इस प्रोटोकॉल के ऊपर नेटवर्क यूजेज यूज करके ऑटो स्केलिंग सेट कर दोगे। दूसरा होता है CPU यूटिलाइजेशन।
सीपीयू यूटिलाइजेशन कब पड़ेगा, समझ लो अभी फ्लिपकार्ट का सर्वर वगैरह सब चल रहा है, बिग बिलियन डे आ गए, एंड नाउ फाइनली व्हाट्स हैपनिंग इज पीपल आर प्रोसेसिंग ऑन द वेबसाइट नाउ। प्रोसेसिंग ऑन द वेबसाइट मतलब 10 लोग हैं, लेकिन ये 10 लोगों ने उधम मचा के रखा है, क्योंकि इन्होंने 10 टैब साइमल्टेनियसली खोल दे। एक टैब में ये फिटनेस इक्विपमेंट देख रहे हैं, नेक्स्ट टैब में इलेक्ट्रॉनिक सर्च हो रहा है, तीसरे टैब में कोई गेम खेल रहा है, वहां पे गेम आते रहते हैं ऑनलाइन, फोर्थ टैब में कोई सेल चल रहा है तो सेल में कोई डिमांड पुश कर रहा है। व्हाट इट मीन्स इज एक बंदा ये सब कर सकता है फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो अब ये बंदा क्या कर रहा है, नाउ ही इज एडिंग द लोड। और ये लोड कहाँ पर जा रहा है, ये लोड जा रहा है डेटाबेस के प्रोसेसिंग पे। एक बात ध्यान में रखना, जो सर्वर वेबसाइट देता है वो प्रोसेसिंग नहीं करता, एप्लीकेशन के अंदर टीयर होते हैं, तो उसे बोला जाता है टू टीयर आर्किटेक्चर, थ्री टीयर आर्किटेक्चर। एक्चुअली इसे मल्टी टीयर बोला जाता है, मल्टी टीयर का एक टाइप है थ्री टीयर, और उसके बाद में अगर फोर टीयर वगैरह रहा तो उन्हें इन एन एब्स्ट्रैक्शन मल्टी टीयर आर्किटेक्चर ही बोला जाएगा। तो ये सब आर्किटेक्चर जब चल रहे हैं तो इन सब आर्किटेक्चर में कुछ कम्युनिकेशन मेंटेन करना जरूरी है। और जाहिर सी बात है, इफ यू आर हैविंग मल्टीपल टीयर्स, ईच टीयर विल डू ओनली इट्स वर्क, तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क को डिवाइड कर दोगे। तो उसी तरह से टू टीयर के अंदर दो टीयर होते हैं, वन इज योर वेब टीयर एंड अदर इज योर डेटा टीयर। तो ये जो डेटा टीयर होता है इसे क्लाइंट टीयर भी बहुत बार बोला जाता है। सो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग हियर इज, वेब टीयर के अंदर तुम्हें यूआई स्टोर होता है तुम्हारा, जो तुम्हें दिख रहा है फ्लिपकार्ट का, और डेटा टीयर मतलब अपना प्राइवेट सबनेट में ये इंस्टेंस होता है, इसके अंदर सारा स्टोरेज होता है तुम्हारा। तो ईच टीयर इज गोइंग टू परफॉर्म इट्स वर्क ओनली। नाउ वंस यू स्टार्ट स्टडिंग फॉर आर्किटेक्चर, तुम्हें ये मिलते जाएगा। तो हमने शायद से देखा भी है, you just need to search with this thing AWS two tier architecture, तो तुम्हें इमेजेस के अंदर मिल जाएगा हाउ टू सेट अप अ टू टियर आर्किटेक्चर ऑन AWS। तो वहाँ पे अपने को सबनेट वाला इमेज मिलता है। अब ये सारे इमेजेस सबनेट के मिलेंगे, देखो, तो तुम ये इमेज को समझ सकते हो। बिकॉज बेसिकली क्या हो रहा है, वीपीसी है, वीपीसी के अंदर सबनेट है, सबनेट के अंदर इंस्टेंस होगा। कई बार ये इंस्टेंस EC2 ना होते हुए डेटाबेस का भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑरोरा लिखा है, ऑरोरा इज अ डेटाबेस का इंस्टेंस, नथिंग एल्स। तो उसका भी बैकएंड में एक EC2 बनता है, अपने को दिखते वक्त ऑरोरा दिख रहा है। सो दैट्स ऑल। तो यू कैन लुक एट दिस आर्किटेक्चर, तुम्हें समझेगा टू टीयर थ्री टीयर कैसे चल रहा है। ये सब आर्किटेक्चर के अंदर यू सिलेक्ट अ पैरामीटर जो डिमांड के ऊपर तुम्हें स्केलिंग करना है। तो मैंने बोला कि भाई मैं नेटवर्क यूजेज पे करूंगा, क्योंकि HTTPS इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द वेबसाइट एंड द क्लाइंट। तो HTTPS के ऊपर अगर ट्रैफिक आएगा तो आगे उसका कुछ मतलब है, अदरवाइज इट्स अल्टीमेटली गोइंग टू वर्क फाइन जितने यूजर है उनके साथ में। तो मैं नेटवर्क यूजेज पे कर सकता हूँ, CPU पे कर सकता हूँ, और वॉट एवर आई वांट। नाउ लेट्स सी कि इसका यूज केस कैसा होगा। लेट्स से नम्रता स्टार्ट्स अ ब्लॉग। तो नम्रता ने एक ब्लॉग चालू किया, ये ब्लॉग था कुकिंग के ऊपर। नाउ पे अटेंशन टू वॉट एवर इज बींग एडेड, क्योंकि हर एक चीज़ का एक रेफरेंस है इस प्रोजेक्ट में। तो नम्रता ने एक ब्लॉग शुरू किया, ब्लॉग इसने होस्ट किया EC2 के ऊपर, और EC2 और देयर इज अ सर्विस कॉल्ड एज राउट 53। तो ये दोनों सर्विस को यूज़ करके नम्रता ने अपना ब्लॉग शुरू कर दिया। ये ब्लॉग अभी लोगों को दिख रहा है। सो व्हाट नम्रता डज इज, वो बेसिकली अपना एक URL बनाती है, क्योंकि लोगों को IP तो दे नहीं सकती ना। EC2 हम सब ने कनेक्ट किया, EC2 हमें क्या देता है, पब्लिक IP। एक बार ही हमने पब्लिक IP के ऊपर अपाची का सर्वर भी स्टार्ट किया था। सो ये पब्लिक IP पर जाने के बाद हमें सर्वर दिख रहा है। नम्रता ऑब्वियसली लोगों को पब्लिक IP दे नहीं सकती, तो नम्रता को क्या देना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट नेम देना पड़ेगा ना। फोन बुक को हम कॉन्टैक्ट नेम पर क्लिक करते हैं, वैसे ही इंटरनेट की डायरेक्टरी का कॉन्टैक्ट बुक क्या है, www.something.com। ये वेबसाइट नम्रता ने बनाया, ये डोमेन नेम बनाया, और ये डोमेन नेम के ऊपर उसने अपना ब्लॉग होस्ट किया जो कि कुकिंग के साथ रिलेटेड है। नाउ नम्रता ने क्या किया, जस्ट कैजुअली बोला कि भाई मैंने ब्लॉग शुरू किया है, तो व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह डाल देती हूँ, उसके बाद में वॉट एवर पीपल आई नो उनके साथ में शेयर कर देती हूँ। सो नम्रता जस्ट शेयर दिस इनटू हर एक्सटेंडेड सर्कल, जहाँ भी उसका सर्कल था उसने शेयर कर दिया।
व्हाट्सएप के ऊपर वगैरह सारे ग्रुप के ऊपर. Now what started happening is people are now starting to visit the blog and they are liking it. क्योंकि उन्हें वो रेसिपीज वहाँ पे बहुत ही सिंपल मैनर में शी हैज रिटन देयर एंड पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. सो नाउ पीपल आर विजिटिंग दैट. और ये विजिटिंग इंक्रीज क्यों हुआ? बिकॉज ऑन द इंटरनेट लॉकडाउन वगैरह चल रहा है तो इंटरनेट सब लोग यूज कर रहे हैं. सो मॉम डैड एवरीवन इज यूजिंग इंटरनेट. सो इवन सीनियर सिटीजन्स and even the people who are not well connected with the internet are using it for the things that they like. So cooking is something that most of the women like. इसकी वजह से नम्रता का ब्लॉग नाउ पॉपुलर होने लगा. नाउ व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग इज ट्रैफिक आने लगा और एक दिन को नम्रता को मैसेज आया कि भाई तू क्या लिंक शेयर कर रही है. वो लिंक के ऊपर तो कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि हम वहां पर जा रहे तो वहां पे कुछ नहीं दिख रहा. व्हाट इट मीन्स इज नम्रता का EC2 इंस्टेंस अब एरर देने लगा है. Why is it giving the error? Because EC2 इंस्टेंस में लॉन्च करते वक्त यू सिलेक्ट हार्डवेयर टाइप सिलेक्ट करते हो. इसका मतलब हार्डवेयर के साथ साथ में मैक्सिमम परफॉर्मेंस का लिमिट होता है. दिस अप्लाइज टू एवरी हार्डवेयर. ठीक है, कोई भी अगर चीज़ है अगर वो किसी हार्डवेयर को यूज़ कर रही है तो हार्डवेयर के हिसाब से उसकी लिमिटेशन सेट होती है. फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ से अगर कनेक्टिविटी करनी है तो एक सर्टन रेंज तक ही कनेक्ट कर सकते हो, उसके बाद में वो फॉल आउट हो जाएगा क्योंकि ब्लूटूथ इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर. अगर बाइक की बात करोगे 100 सीसी की बाइक एक सर्टन मैक्सिमम स्पीड पे चलेगी, 150 की बाइक एक मैक्सिमम स्पीड पर चलेगी. यू कैन नॉट होप टू ड्राइव अ 150 सीसी बाइक at the speed that can be achieved by a 600 cc bike क्योंकि it's a physical limitation. और वो कहाँ से आ रहा है? वो हार्डवेयर से आ रहा है. डजेंट मैटर तुमने कंटिन्यूसली उस एक्सेलरेटर को बूम करके भी रखा तो भी ऑन अ टोटल रोटेशन ऑफ योर एक्सेलरेटर यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ लार्जर सीसी बाइक. इसी तरह से EC2 के अंदर जो हार्डवेयर है वो हार्डवेयर तुमने कोई सिलेक्ट किया होगा. तो अब नम्रता क्योंकि शुरू कर रही थी उसने T2 माइक्रो यूज किया. T2 माइक्रो की वजह से क्या हुआ, उसके इंस्टेंस का कुछ कैपेसिटी था. वो कैपेसिटी लेट्स अज्यूम 1500 रिक्वेस्ट पर सेकेंड है. 1500 रिक्वेस्ट ऑफ व्हाट? 1500 रिक्वेस्ट ऑफ यूजर्स. इसका मतलब जैसा मैंने अगर डाला www.something.com तो ऐसे 1500 लोग कॉन्करेंटली डाल सकते हैं और उन्हें कंटेंट सर्व होगा. ऑलराइट, 1500 लोग एट ए टाइम something.com पे ब्राउज कर सकते हैं. ये हुआ इसका मतलब रिक्वेस्ट पर सेकंड का. और ये ग्लोबल है. दिस इज नॉट अ लोकल लिमिट, दिस इज नॉट अ रीजनल लिमिट. इवन दो EC2 इज अ रीजनल सर्विस, तुम जब EC2 का एक सर्वर बनाते हो दैट सर्वर इज ग्लोबली एक्सेसिबल. यू कैन ट्राई इट. अगर तुम्हारे पास VPN होगा, VPN ऑन करो, VPN के अंदर लोकेशन डालो जर्मनी का, पब्लिक IP को कनेक्ट करो, यू विल स्टिल बी एबल टू कनेक्ट टू इट. और यू कैन जस्ट चेंज द VPNs अगेन एंड अगेन. तुम अलग अलग जगह से कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि EC2 तुम्हारा एक ग्लोबल लेवल पे तुम्हारी URL अवेलेबल करके देता है. सो नम्रता को एरर क्यों आया? नम्रता गई किसी के पास में जिसे क्लाउड आता है. सो लेट्स से नम्रता गोज टू पंकज एंड नाउ शी इज टेलिंग हिम कि लुक आई एम हैविंग दिस एरर. मैंने EC2 के ऊपर ये होस्ट किया था, सब अच्छे से चल रहा है एंड देन इट वेंट ऑन फॉर सम टाइम एंड ये एरर आया. Now Pankaj will check the communication. Pankaj will say everything is working fine. तो तेरा सेटअप तो सही है. So just explain me a bit more. फिर नम्रता बोलेगी कि what's happening actually is मेरा सर्वर तकरीबन 1.5 महीने के लिए अच्छा चला और 1.5 महीने के बाद मुझे ये प्रॉब्लम आई. So now पंकज गेट्स द आइडिया कि बेसिकली ऐसा हुआ है कि इसके सर्वर के ऊपर लोड आया है. अब ये चीज़ पंकज को समझ गई तो पंकज बोलेगा भाई अभी ऐसा करना है कि तेरा सर्वर जो है वो पॉपुलर हो चुका है. यू आर पॉपुलर नाउ, सो पीपल आर बेसिकली विजिटिंग योर ब्लॉग एंड दे वांट टू सी योर कंटेंट. तो अब इसके ऊपर ऑप्शन क्या है? सो बेसिकली द ऑप्शन इज यू कैन ऐड मोर सर्वर्स. ये पंकज एग्जाम्पल देता है. नाउ क्वेश्चन इज पंकज ने ऐड सर्वर बोला मतलब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बोला. Why did he not recommend vertical scaling? और basically why would someone prefer one over the other? क्योंकि अगर तुम इंटरव्यू में भी बोलोगे कि आई हैव डन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई वुड यू इम्प्लीमेंट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में क्या प्रॉब्लम है। सो नाउ लेट्स स्टडी द हॉरिजॉन्टल स्केलिंग फर्स्ट और बाद में प्रॉब्लम देखेंगे। तो पंकज का सोल्यूशन क्या था? पंकज का सोल्यूशन था कि यू आर रनिंग 1 T2 माइक्रो इंस्टेंस। तो मैं क्या करता हूँ, मैं तुझे ऑटो स्केलिंग सेटअप करके देता हूँ। ऑटो स्केलिंग क्या करेगा पता है क्या? 1 T2 माइक्रो के साथ में 1 मोर मशीन ऐड कर देगा, मतलब ये 1 T2 माइक्रो और ऐड कर देगा। कब ऐड करेगा इसका कंडीशन है, एंड द क्लॉज इज 80% ऑफ नेटवर्क यूटिलाइजेशन। तो इसका दिमाग कैसे चला? पंकज थॉट दैट इफ समवन इज यूजिंग 75% ऑफ द कैपेसिटी, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि वो 80% यूज़ कर रहा है, 75% यूज़ कर रहा है, तो वो उसके ऊपर भी जाएगा। वॉट इट मीन्स इज यू आर अल्टीमेटली गोइंग टू हिट अ पॉइंट जहाँ पर तुम्हारा रिक्वेस्ट फुल 100% थ्रेशोल्ड पे भी जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 100% जाने की राह नहीं देखेंगे, हम बेसिकली 80% के ऊपर ही एक नया मशीन लॉन्च कर रहे हैं। तो अब मैथमेटिक्स 1500 का 80% 1200। तो पंकज ने बोला कि 1200 रिक्वेस्ट पर सेकंड के ऊपर मैं एक ट्रिगर लगाऊंगा। और दिस ट्रिगर इज कॉल्ड एज हेल्थ चेक। ये चेक क्या करता है? ये चेक देखते रहता है। तो अब हेल्थ चेक का वर्किंग देखो। व्हाट एचसी डज इज, एचसी के दो स्टेट है, एक है हेल्दी मतलब सब कुछ सही है, और दूसरा है अनहेल्दी मतलब कुछ तो गलती हो गई है। अनहेल्दी, हेल्दी जब होता है तब सब कुछ जैसे का वैसा चलेगा। जब अनहेल्दी होगा तो इट विल ट्रिगर एन अलार्म। तो ये जैसा फायर अलार्म वगैरह होता है, बस ये वैसी ही चीज़ है। तो जब तक सब सही होता है अलार्म ट्रिगर नहीं होता, क्योंकि एवरीथिंग इज हेल्दी। जब स्मोक उसे मिला तब वो स्मोक डिटेक्टर से स्मोक डिटेक्ट करता है और फायर अलार्म रिंग कर देता है। तो बेसिकली इट डज नॉट सेंस फायर, इट सेंसेस द स्मोक। तो वो स्मोक की वजह से ट्रिगर होने वाला होता है। नाउ ये हेल्थ चेक का काम इतना ही है। इसे तुमने बोल दिया 1200, तो ये क्या करता है पता है क्या? ये हर सेकंड को HTTPS का काउंट लेता है। HTTPS काउंट लेगा और देखेगा कि ये कितना काउंट है, और ये काउंट को कंपेयर करेगा। तो मान लो तुमने हेल्थ चेक को चालू किया। हेल्थ चेक क्या कर रहा है? हर सेकंड को इट इज गोइंग टू द नेटवर्क एंड इट इज फेचिंग द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट दैट आर रिसीव। तो 700 आया वो बोलेगा हेल्दी, 600 आया वो बोलेगा हेल्दी, 750 आया हेल्दी। इट विल कीप ऑन रिपीटिंग द स्टेटस ऑफ हेल्दी अनटिल एंड अनलेस वो 1200 हो जाता है। तो जब जाके वो 1200 होगा तो तुम्हारा ट्रिगर होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो अगर 1200 या 1201 भी हो जाता है तो ये अलार्म ट्रिगर कर देगा। अलार्म ट्रिगर क्यों करेगा? क्योंकि ऑटो स्केलिंग को कुछ तो चाहिए ना जो उसे नज करे कि अब तुझे काम करना है। ऑटो स्केलिंग खुद ब खुद तो काम करेगा नहीं। तो ऑटो स्केलिंग के ये कंपोनेंट्स है प्रोजेक्ट सेटअप करने के। तो ये हेल्थ ट्रिगर, हेल्थ चेक जब ट्रिगर करेगा अलार्म को, वो अलार्म ट्रिगर होगा। वो ऑटो स्केलिंग को जाके बोलेगा कि भाई देख उधर रायता फैल गया, उधर अभी 1250 रिक्वेस्ट आना चालू हो गया, नाउ वी नीड टू डू समथिंग। तो ऑटो स्केलिंग बोलेगा ठीक है तू लोड मत ले, मैं नया इंस्टेंस बनाता हूँ। तो ऑटो स्केलिंग झट से नया इंस्टेंस बनाता है, और इनके साथ में एक सर्विस काम करती है, उसका नाम है लोड बैलेंसर। जैसा नाम है वैसा ही काम है। लोड बैलेंसर क्या करेगा? लोड बैलेंस करेगा। कौन सा लोड? आने वाले ट्रैफिक का लोड। तो मान लो 1250 रिक्वेस्ट आ रही थी जब तुमने एक नया T2 माइक्रो इंस्टेंस बनाया। अब 2 मिनट के अंदर तुम्हारी रिक्वेस्ट 1200 से 1400 हो गई, लेकिन नाउ यू हैव 2 इंस्टेंसेस, क्योंकि तुम्हारे ऑटो स्केलिंग ने नया इंस्टेंस बना दिया, राइट। तो लोड बैलेंसर क्या करता है? 1400 रिक्वेस्ट को लेगा, एक इंस्टेंस को बोलेगा तू 700 संभाल, दूसरे को बोलेगा तू 700 संभाल, और इस तरह से अभी नया आर्किटेक्चर चलेगा। नाउ यू आर हैविंग द रिफाइंड आर्किटेक्चर। और ये कैसे हुआ? दिस हैपेंड ऑटोमेटिकली। अभी एक की पॉइंट है कि ये जो 1200 है, ये 1200 पंकज ने इनपुट नहीं किया था। पंकज ने इनपुट किया 80%। तो पंकज ने 80% क्यों इनपुट किया? क्योंकि एक मशीन के लिए 1500 मैक्सिमम है, 2 मशीन के लिए हो जाएगा 3000।
राइट। इसी का मतलब 80% ऑफ 1500 आता है तुम्हारा 1200, लेकिन जब दो मशीन है तो उनका 1500 आएगा 2400, उनका 80% आएगा 2400। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए ना भाई कि अब दो मशीन है, दो मशीन मिला के 3000 रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकती है, फिर भी तुम्हारा ऑटो स्केलिंग अगर 1200 पे ट्रिगर होता जाएगा तो पैसा वेस्ट जाएगा ना, क्योंकि इंस्टेंस तो बनाते ही रहेगा ऑटो स्केलिंग। हेल्थ चेक बोलेगा खराबी हो गई, ऑटो स्केलिंग नया इंस्टेंस बना रहा है। हेल्थ चेक बोल रहा है खराबी हो रही, ऑटो स्केलिंग नया इंस्टेंस बना रहा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम परसेंटेज यूज़ करते हैं। तो परसेंटेज क्या करता है, परसेंटेज ऑटो अपग्रेड होता है। 1500 का 80% 1200 होगा, 3000 का 80% 2400 होगा। मतलब जितने मशीन्स रहेंगे उतने मशीन्स के हिसाब से तुम्हारा हेल्थ चेक रिफाइन होता जाएगा। तो अब हेल्थ चेक के दो लिमिट होते हैं, एक होता है अपर लिमिट और दूसरा होता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्यों चाहिए भाई, इंस्टेंस को बंद भी करना पड़ेगा ना। पता चला कि दिन में 1 घंटे के लिए 1400 रिक्वेस्ट आ रहे हैं और 24 घंटे के लिए तुम्हें 700 रिक्वेस्ट ही आ रहे हैं। इसका मतलब तुम 24 घंटे के लिए तुम्हारा एक जो इंस्टेंस है वो फालतू में यूज़ कर रहे हो, राइट। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें जब ज़रूरत है तभी इंस्टेंस चलाना है। इफ़ यू डू नॉट नीड द इंस्टेंस, तुम्हें उसे ऑफ कर देना है। तो ये ऑफ करने के लिए लोअर लिमिट होता है। तो लोअर लिमिट तुम सेट कर देते हो, एक बेसिक रखो, तुम 800 पकड़ लो, तो तुम 800 के हिसाब से लोअर लिमिट सेट करोगे। सो व्हाट इट अगेन ये परसेंटेज में होगा, तो लेट से तुम 40% सेट कर दो, राइट। तो 40% अगर सेट कर दिया या फिर 30% सेट किया, तो बेसिकली व्हाट विल हैपन इज जब 30% हो जाएगा तब हेल्थ चेक बोलेगा भाई अनहेल्दी है। लेकिन ये हेल्थ चेक ऑटो स्केलिंग को बोलता है कि अनहेल्दी कौन सा हेल्थ चेक है, अपर लिमिट वाला या लोअर लिमिट वाला। अपर लिमिट वाला होगा तो नए इंस्टेंस ऐड होंगे, लोअर लिमिट वाला होगा तो जो एग्जिस्टिंग है वो डिलीट हो जाएंगे। दैट्स अ सिंपल आर्किटेक्चर। तो अब इस तरह से पंकज नम्रता को आर्किटेक्चर बना के देता है और बोलता है कि देख इससे तेरे को ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे और तेरे जो इंस्टेंसेस है वो इंस्टेंसेस रेगुलरली रेगुलेशन में भी रहेंगे, दे विल ऑटोमेटिकली रेगुलेट देमसेल्फ। तो तुझे ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे और तेरा ट्रैफिक भी स्टेबल रहेगा। नाउ गेट द फ्लो ऑफ ऑटो स्केलिंग अगेन। अब ये पूरी कथा शॉर्ट में देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, HTTPS रिक्वेस्ट आएगी, कहाँ पर आएगी, एंड पॉइंट पर। एंड पॉइंट मतलब वेबसाइट, वेबसाइट आईडी के ऊपर आएगी। इस HTTPS के वेबसाइट को कौन देख रहा है, हेल्थ चेक। तो हेल्थ चेक इसे देखता रहेगा एंड कंपेयर करता रहेगा। कंपेयर करने के बाद में जब इसे गलती लगी तब ये अनहेल्दी होगा और अनहेल्दी होके इट विल ट्रिगर एन अलार्म। ये अलार्म क्या करेगा, दिस अलार्म विल गो टू ऑटो स्केलिंग बैकएंड। तो ऑटो स्केलिंग बैकएंड को ये जाके बोलेगा कि भाई अपर लिमिट ट्रिगर हो गया या लोअर लिमिट ट्रिगर हो गया। ऑटो स्केलिंग बोलेगा ठीक है, आई हैव रिसीव्ड द रिक्वेस्ट। उसके बाद में तुमने कुछ सेटिंग कर दी होगी ऑटो स्केलिंग में, उसके हिसाब से EC2 इंस्टेंसेस विल बी डिप्लॉयड। EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय या डिलीट, डिप्लॉयड और डिलीटेड, तो इन दोनों में से कोई चीज़ होगी तो इसे रिलीज बोलेंगे हम, डिलीट नहीं बोलेंगे। दे विल बी डिप्लॉयड और दे विल बी रिलीज। इसके बाद में लोड बैलेंसर काम में आता है। ऑटो स्केलिंग यहाँ पे एंड नहीं होता, लोड बैलेंसर आता है। लोड बैलेंसर क्या करता है, प्रॉपर रिक्वेस्ट का डिवीजन करता है एंड दिस इज हाउ कंप्लीट ऑटो स्केलिंग इज इम्प्लीमेंटेड। और जब ये नया आएगा, नया आने के बाद में क्या होगा, अपडेट द पैरामीटर्स। कौन से पैरामीटर्स, हेल्थ चेक का पैरामीटर अपडेट होगा, IP एड्रेस का लिस्ट अपडेट होगा, ऐसी सारी चीज़ें बदलेंगी। तो ये चीज़ पूरी आती है ऑटो स्केलिंग के अंदर, ये है ऑटो स्केलिंग का वर्कफ्लो। अभी समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल क्यों करेंगे, वर्टिकल क्यों नहीं करेंगे। तो देखो, लोड बैलेंसर ये डिप्लॉय हो गए। डिप्लॉय होने के बाद में लोड बैलेंसर ने क्या किया, हर एक EC2 इंस्टेंस को एक एक रिक्वेस्ट दे दिया। मतलब उसने 50-50% स्प्लिट किया, दो आ रहे तो एक एक देगा, 1000 आ रहे तो 500-500 देगा। सो इट इज बेसिकली splitting the total number of requests into the number of
EC2 इंस्टेंसेस दैट इज अवेलेबल। इसके लिए यह एक फीचर यूज करता है जिसे आईपी मैप बोला जाता है। आईपी मैप अभी नहीं समझेगा तो इसे छोड़ देते हैं हम। बस ये एक फीचर यूज करता है जिससे उसको पता होता है कि भाई पीछे में 5 इंस्टेंस है तो 5 को बांटना है। अभी तुम वर्टिकल स्केलिंग समझो यूज किया। वर्टिकल स्केलिंग के अंदर सबसे पहली चीज आती है कि पुराना चलता रहेगा, नया इंस्टेंस ऐड होगा। सो व्हाट यू आर हैविंग इज, एक M3 लार्ज था, तुमने एक M4 लार्ज, तुमने मतलब मशीन ने किया, या ऑटो स्केलिंग ने एक M4 लार्ज लॉन्च कर दिया। ये लॉन्च करने के बाद में आईपी एड्रेस कितने, 2 आईपी एड्रेस है। अब सिस्टम क्या करेगा, इनमें से एक आईपी एड्रेस बंद कर देगा। कौन सा आईपी बंद करेगा, M3 लार्ज वाला, बिकॉज यू आर अपग्रेडिंग। तो अपग्रेडिंग का मतलब होता है कि अब सिस्टम नए हिसाब से चलेगा, पुराने हिसाब से नहीं। व्हाट इट मीन्स इज older IP traffic will shift to new IP। तो नए M4 लार्ज के ऊपर तुम्हारा एप्लीकेशन चालू होगा, पहले उसका एक आईपी बनेगा, उसके आईपी के ऊपर द टोटल ट्रैफिक विल बी शिफ्टेड। ये चीज होने के बाद में M3 लार्ज डिलीट होगा। नाउ नया इंस्टेंस पहले लॉन्च हो रहा है, उसके बाद में उस पे एप्लीकेशन सेटअप हो रहा है, उसके बाद में ट्रैफिक शिफ्ट हो रहा है, और उसके बाद में पुराने इंस्टेंस का ट्रैफिक बंद होगा और वो इंस्टेंस बंद होगा। अब भाई जब तक ये 3 स्टेप हो रही है, मान लो तुम्हें जो ट्रैफिक मिल रहा है वो एकदम से सडन स्पाइक दे रहा है। सडन स्पाइक का मतलब क्या है, 2 मिनट पहले 200 थे और अभी एकदम से 1000 हो गए। दिस इज कॉल्ड एज सडन स्पाइक। अगर तुम्हारे पास सडन स्पाइक आता है तो वर्टिकल स्केलिंग उसे हैंडल नहीं कर सकता। वर्टिकल स्केलिंग टोटली बैड आइडिया है, बिकॉज तुम्हारे पास में डाउन टाइम आ जाएगा यहाँ पे। तो वर्टिकल स्केलिंग के साथ में एक चीज़ आती है जिसे बोला जाता है डाउन टाइम। और डाउन टाइम मैक्सिमम कंपनीज बोलती है ये मिनिमम होना चाहिए। इसीलिए जब तुम मैक्सिमम सर्विसेज का जब इंफॉर्मेशन देखते हो ना, तो उसमें लिखा होता है लो लेटेंसी, हाईली रेजिलियंट। तो ये वर्ड्स का मीनिंग क्या है, दीज आर नॉट टेक्निकल वर्ड्स, ये प्लेन इंग्लिश है। इसका मतलब है कि तुम्हारा जो इंस्टेंस है वो क्विकली किसी चीज़ को अडेप्ट करेगा, और तुम्हारी सर्विस एक लोड को हैंडल करने के लिए बनी है। इट इज़ केपेबल ऑफ हैंडलिंग सम स्ट्रेस एंड इट विल डू सो। इट विल डू सो विथ मिनिमम लेटेंसी, दैट मीन्स मैक्सिमम परफॉर्मेंस एंड द फास्टेस्ट परफॉर्मेंस। तो ये दोनों चीज़ें बार बार लोग उसी लिए लिखते हैं। तो वर्टिकल स्केलिंग के अंदर पहली बात तो वो डाउन टाइम आ जाता है। दूसरी बात आती है, ये इतना जो 3 स्टेप का प्रोसेस है ना, ये बार बार फॉलो होता है। देखो अब पता चला 2 घंटे के लिए M4 लार्ज तुमने डिप्लॉय किया, उसके बाद में ट्रैफिक कम हो गया, फिर से M3 बनाना है। और बार बार तुम्हारे आईपी एड्रेस का जो मैपिंग है ना, ये आसान प्रोसीजर नहीं होती। इसमें बेसिकली ऐसा हो रहा है कि तुमने वेबसाइट बना दी, देखो नम्रता ने क्या किया, ये वेबसाइट बना दी something.com। अब something.com के पीछे आईपी एड्रेस और एड्रेसेस होगा। इसका मतलब क्या, या तो एक सर्वर काम करेगा या मल्टीपल। जब तुम flipkart.com पर जाते हो तो फ्लिपकार्ट का एक ही सर्वर होगा क्या, ऑब्वियसली नॉट। फ्लिपकार्ट के हजारों सर्वर्स हैं। इट इज़ वेरी वेल पॉसिबल कि देर आर 2 गाइज हु आर सिटिंग इन टू पुणे साइड बाय साइड। एक का जो सर्वर है वो दिल्ली से सर्व कर रहा है और दूसरे का पुणे से कर रहा है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। तो फ्लिपकार्ट के बहुत सारे सर्वर हैं, और जब तुम वो एक्सेस करते हो तो किसी सर्वर से वो होता है। दैट मीन्स flipkart.com के बैकएंड में मल्टीपल आईपी है, लेकिन वो वंस सेटअप होता है। और मल्टीपल आईपीज का एक प्रो पॉइंट ये है कि 10 में से अगर एक बंद पड़ गया तो बाकी 9 के ऊपर ट्रैफिक जा सकता है। लेकिन तुम्हारे वर्टिकल स्केलिंग में तुम्हारे पास 1-2 आईपी ही होते हैं, उनमें से भी अगर कुछ बंद पड़ेगा तो स्केलिंग जाएगा कहाँ पर। सो यू विल बेसिकली हैव आइदर एरर्स और यू विल हैव अ बैड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो डिले है ना, देखो एक्सप्लेन करने में ही जो
हमको ये हिचकिचाहट हो रही है, उसी से समझता है कि ये अटपटा है वर्टिकल स्केलिंग, नॉट अ प्रोडक्शन लेवल थिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इज समथिंग जो प्रोडक्शन में बिंदास यूज हो सकता है। तो हमने जो देखा था कि बिग बिलियन डेज के अंदर एक सडन स्पाइक आता है। सो व्हाट हैपेंस इज, एक 24 घंटे के लिए बहुत सारे सर्वर की ज़रूरत होती है, और सर्वर्स आर नॉट चीप। यू कैन गो एंड यू कैन चेक फॉर द प्राइसिंग ऑफ सर्वर्स। तो सर्वर बहुत महंगे होते हैं, और ये सर्वर 24 घंटे के लिए भी अगर लेना चाहोगे तो इतना सारा लोड कहाँ से प्रोविजन करेंगे। इसीलिए दे यूज़ देयर ओन सर्वर्स। तो वो खुद का क्लाउड यूज़ करते हैं, और उनके क्लाउड में वो जो यूज़ करते हैं उसे बोला जाता है स्पॉट इंस्टेंस। तो जब हमने स्पॉट इंस्टेंस देखा था तब यश ने एक सवाल पूछा था कि अगर स्पॉट इंस्टेंस डिलीट होता है और मेरा डेटा वहाँ पे प्रोसेसिंग का होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये चीज़ इनको पता होती है, इसीलिए तो ये स्पॉट इंस्टेंस बनाते हैं। क्योंकि देखो बेसिकली क्या होता है, नाउ लुक एट द वे दैट वी आर फूल्ड बाय पीपल। तो हम क्या करते हैं, हम पेज रिलोड करते हैं और हमें एरर आ जाता है। हमें क्या लगता है साइट के ऊपर लोड है इसलिए एरर आया, हम दोष देते हैं खुद के नेटवर्क को। एक्चुअली इट इज़ वेरी वेल पॉसिबल कि उसने जो स्पॉट इंस्टेंस लॉन्च किया था वो डिलीट हो गया, तो अभी तुम्हें एरर आ रहा है। लेकिन लोग ये चीज़ नहीं देखेंगे ना। और बिग बिलियन डेज के रश में कौन जाके क्लेम करने वाला है कि यार फ्लिपकार्ट डाउन हो गया था आधे मिली सेकंड के लिए। कोई नहीं करता। वो जो होता है हम रिलोड करते हैं तो हमें पेज मिल जाता है। इसका मतलब क्या, एक स्पॉट इंस्टेंस बंद हो गया उसकी जगह दूसरे ने ले ली, क्योंकि उन्होंने तो हज़ारों इंस्टेंस बना के रखे होंगे, और उनके आईपी मैप में 1000 में से 100 भी बंद पड़ गए तो भी 900 आईपी एड्रेसेस है। जब तुम रीलोड करते हो तुम्हें लगता है कि तुम flipkart.com पर ही हो, बट एक्चुअली यू आर स्विचिंग फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर। दैट्स वाई तुम्हें वो रेडिली मिलता है वहाँ पर सारा चीज़। एंड द थिंग इज यू ऑल्सो डोंट कंप्लेन, और उनका पैसा भी बच जाता है। दैट्स हाउ पीपल आर लेवरेजिंग क्लाउड। तो ये स्पॉट इंस्टेंस इसलिए हेल्पफुल है। एक नासा का केस स्टडी हमने देखा है, ये बार बार देखने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज नासा अगर कुछ डेटा प्रोसेस कर रहा है देन इट इज़ इरिप्लेसेबल डेटा। पता चला मार्स रोवर से मैंने डेटा मंगाया 10 GB का और वो लॉस्ट हो गया। भाई इज देयर एनीथिंग इन द वर्ल्ड दैट्स गोइंग टू रिकवर दैट डेटा? नहीं कर सकते। वंस इट इज लॉस्ट फॉर एवर, क्योंकि वो साइंटिफिक डेटा था। इट वॉज अ न्यू फाउंड डेटा, जो किसी लड़की ने इंस्टाग्राम पे फोटो नहीं अपलोड किया वो मैकटी में जाके कि फिर से मिल जाएगा। वो डेटा जो है वो मार्स रोवर का डेटा है जो रिप्लेस नहीं हो सकता। इट इज साइंटिफिक डेटा, इट हैज सर्टन पैरामीटर्स। तो ये डेटा बहुत सेंसिटिव होता है, और उतना सेंसिटिव डेटा भी उन लोग स्पॉट इंस्टेंस यूज कर रहे हैं। व्हाट इट मीन्स इज बेसिकली इफ यू हैव अ रेजिलियंट आर्किटेक्चर तुम उसको आराम से यूज कर सकते हो एंड थिंग्स आर नॉट लॉस्ट। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं इसके अंदर, वन ऑफ द वर्क अराउंड इज ड्यूअल प्रोसेसिंग करते हैं। ड्यूअल प्रोसेसिंग का मतलब एक ही डेटा को दो बार प्रोसेस किया जाता है। सो द बेसिक कैलकुलेशन इज व्हेन यू यूज स्पॉट इंस्टेंस तुम 80 से 90% सेव करते हो कॉस्ट का। इसका मतलब जहाँ पे तुम्हें $1 लगने वाला था वहाँ पे तुम्हें $0.0 वही लग रहा है। ऑलराइट, सो यू आर सेविंग ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ मनी। तो इतना सेव करने के बाद में अगर तुम्हें एक की जगह पे दो इंस्टेंस चलाने पड़े तो भी इतनी बड़ी कोई दिक्कत है नहीं, राइट। सो दैट्स व्हाट लॉजिक दे यूज, और वो और एक स्क्रिप्ट का यूज करते हैं जिसे शटडाउन स्क्रिप्ट बोला जाता है। तो वो AWS में प्रॉपर नहीं समझता, वो GCP में तुम्हें प्रॉपर आइडिया आती है कि ये शटडाउन और स्टार्टअप स्क्रिप्ट है क्या। तो वो वहाँ पर हम क्लियर करेंगे। यहाँ पर जिस्ट यही है। तो हमेशा हम प्रेफर करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मतलब ज़्यादा इंस्टेंस लो, ज़्यादा में से एक हाथ बंद पड़ गया तो भी हमें चलेगा, हम दूसरे से उसे मैप कर देंगे, तो वो आईपी मैपिंग हो जाता है। इफ़ यू विजिट द EC2 कंसोल, जैसा S3 के अंदर तुम्हें S3 आता है लेकिन तुम्हें लाइफ साइकिल रूल नहीं आता, इट इज़ यूजलेस। उसी तरह से EC2 आना और AMI वॉल्यूम स्नैपशॉट, लोड बैलेंसिंग और ऑटो स्केलिंग ये ना आना इज़ अ टोटल नो नो। तो बेसिकली ये जो तुम्हारा पूरा कंसोल है, एक हो गया तुम्हारा ये कंसोल और एक हो गया VPC का कंसोल, ये दो कंसोल मिला के
a 50 to 60% of solutions architect examination is covered. टोटल सिलेबस इसी के ऊपर बेस्ड होता है, बिकॉज दीज आर रियली हैवी सर्विसेज। तो हमें बस इंस्टेंस बनाते आता है, इसका मतलब EC2 आता है, ये नहीं होता। EC2 इज़ अ रियली डीप सर्विस। तुम अगर कंपनीज ज्वाइन करोगे तो देखो, MNCs ज्वाइन करने में हम पीछे इसके लिए हटते हैं, क्योंकि एसेंचर में जाओगे तो 2 साल तक सिर्फ EC2 के ऊपर तुम्हें रोजी रोटी मिल जाएगी। बट देन व्हाट्स द यूज ऑफ इट? क्योंकि बेसिकली दे आर नॉट एम्पावरिंग यू, दे आर नॉट टीचिंग यू, दे आर जस्ट यूजिंग वन स्किल अगेन एंड अगेन। तो उसमें तुम्हारा बेटरमेंट नहीं होता। और उससे अल्टीमेटली बात यह होती है कि जब उनको रिप्लेसमेंट मिल जाता है अपना, तो दे डोंट केयर अबाउट अस। दैट्स वाई इट इज़ बेटर कि स्टार्टअप में जाना है और वहाँ पे ज़्यादा सर्विसेज यूज़ करनी है। क्योंकि स्टार्टअप वाला क्या बोलेगा, तू पूरा आर्किटेक्चर बना, तुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता, तुझे बनाना पड़ेगा। दैट्स वॉट स्टार्टअप का स्टोरी। MNC में क्या होता है, EC2 आता है ना, करते बैठ, उसी पे साल भर कर, 1.5 साल कर, उसी पे ज़िंदगी निकाल दे। दैट्स वाई वहाँ पे जाके लोगों को 5-10 साल के बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है, बिकॉज यू डोंट कीप योर सेल्फ इम्प्रूविंग, यू डोंट कीप ग्रोइंग देयर। अभी हम लोड बैलेंसर को नहीं देखेंगे, ऑटो स्केलिंग को देखेंगे। इफ यू गो टू ऑटो स्केलिंग, यहाँ पर एक सिंपल सा सेटअप हमें करना है। सो वी आर बेसिकली गोइंग टू क्रिएट एन ऑटो स्केलिंग ग्रुप। सो लेट्स क्रिएट दिस। नाउ वन ऑफ द की थिंग्स, देखो इसके अंदर हमने सारी चीज़ें सेटअप की, हेल्थ चेक सेटअप किया, ऑटो स्केलिंग हुआ, EC2 आ रहा है, लोड बैलेंसर आ रहा है, सब कुछ ठीक है। हमने इतना भी देखा कि हेल्थ चेक होगा तो किस पैरामीटर के ऊपर होगा। वन ऑफ द की थिंग्स इज, ऑटो स्केलिंग जब EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय कर रहा है, तो EC2 डिप्लॉय करने के लिए 7 स्टेप का फॉर्म हमें AWS हमेशा पूछता है। अब वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू गाइस शुड हैव इज, अगर ऑटो स्केलिंग EC2 लॉन्च करेगा तो वो कौन सा इंस्टेंस लॉन्च करेगा और वो डिसीजन किस लॉजिक के ऊपर लेगा। दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब तक वो नहीं समझा तब तक कंसेप्ट नहीं समझा। तो ये किस चीज को रेफर करेगा? ईदर इट हैज द ऑप्शन टू सिलेक्ट अ प्रीवियसली डिप्लॉयड इंस्टेंस, और इट हैज द ऑप्शन टू सिलेक्ट एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द इंस्टेंस। लेकिन उसे कैसे पता कि सेम इंस्टेंस टाइप लेना है या कोई नया इंस्टेंस लेना है? उसे कैसे पता कि OS कौन सी लेनी है? मान लो अगर M3 लार्ज था, वो M4 लार्ज ले रहा है, तो OS कौन सी लेगा, स्टोरेज कितना लेगा, ये सारी चीज़ें भी कहीं पे लिखनी पड़ेगी ना। तो वो अंधाधुंध नहीं करेगा कि अपने हिसाब से कुछ भी लॉन्च कर दिया। बेसिकली व्हाट इट रेफर्स टू इज कॉल्ड एज अ टेम्पलेट। तो हम उसे एक टेम्पलेट बना के देते हैं, और इस टेम्पलेट को रेफर करके ही वो लॉन्च करेगा। तो हर चीज़ अपने कंट्रोल में है। दैट्स व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मीन्स। इसीलिए हम इसको सीख रहे हैं कि वी आर कंट्रोलिंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि भाई नहीं, ये तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। दैट्स नॉट हैपनिंग हियर। अगर कोई रिक्वेस्ट को एक्सेस कर रहा है, कौन कर सकता है, कौन से प्रोटोकॉल को एक्सेस कर सकता है, कौन से IP से कर सकता है, इतनी सारी कंट्रोल की चीज़ें एक सिक्योरिटी ग्रुप तुम्हें प्रोवाइड करता है। दैट्स हाउ मच पावर वन सिक्योरिटी ग्रुप हैज़। कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ जाएगा, कौन से प्रोटोकॉल को एक्सेस करेगा, यू कंट्रोल एवरीथिंग। इसीलिए VPC इतना ज़्यादा क्रिटिकल है। तो अब जिसका VPC हो गया विजर्ड से डिप्लॉय, उसे क्या करना है, AWS VPC क्रिएशन सर्च करना है। और ये AWS VPC क्रिएशन विदाउट विजर्ड प्रोसेस पढ़नी है। देखो होगा नहीं इम्प्लीमेंट, लेकिन पहले प्रोसेस पढ़ो कि विदाउट VPC विजर्ड कैसे करना है। तो पहले VPC बनाना पड़ता है, फिर सबनेट बनाने पड़ते हैं, फिर इंटरनेट गेटवे आएगा, फिर साइडर ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन होगा, फिर राउट टेबल आएंगे, और ये सारों का पैच बैठेगा। फिर लास्ट में सिक्योरिटी ग्रुप आते हैं। और इन सब चीज़ों का एक एक बार डिप्लॉय करके, जब सारी चीज़ें 10-15 अटेम्प्ट में जब तुम्हारी होगी ठीक से, तब जाके तुम्हारा एक VPC बनेगा। 15-20 अटेम्प्ट से नीचे तो किसी का VPC बनेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। बस तुम्हारी बैच में एक नेटवर्क वाला बंदा है, कोर वाला, अगर वो कर सकता है तो मे बी वो करेगा। अदरवाइज बाकी लोग समझ लो 10-15 अटेम्प्ट तो लगेंगे, क्योंकि उसे समझने में प्रॉब्लम होगी। तो क्या करना है, विजिट पे जाने का, विजिट से लॉन्च करना, उसे डिलीट करना, मैनुअल आना, मैनुअल से ट्राई करना।
मैनुअल ट्राई करोगे एरर आएगा, फिर से विजिट से जाना, उसे लॉन्च करना, उसका स्टडी करना, फिर इधर आना है, फिर इधर स्टेप बाय स्टेप करना है, तो वो धीरे धीरे इंप्रूव होता है। ऑलराइट, पीपीसी टेक्स द मोस्ट टाइम इनटू अंडरस्टैंडिंग एडब्ल्यूएस सर्विसेज, और बाद में ज़्यादा टाइम लेता है बिग डेटा का कर्नल ट्यूनिंग। कर्नल ट्यूनिंग या मल्टीनोड डिपेंड्स अपॉन द पर्सन। किसी को अपना कल वाला टॉपिक जल्दी हजम होता है, केटी हजम नहीं होता। किसी को कल का टॉपिक अखरता है, केटी इजीली हो जाता है। और कुछ कुछ लोग सिंगल नोट पे स्टक हो जाते हैं। सो द बेसिक थिंग इज, स्टक हर कोई होता है, बस प्लेस अलग अलग है। लेकिन जब तक सब कुछ क्लियर नहीं होगा ना, तब तक इट विल टेक यू टू द पीक फ्रस्ट्रेशन लेवल। क्योंकि देखो भाई, अभी तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, आराम से 8-10 का जॉब तुम्हें लग सकता है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो 10 का जॉब जब तक तुम्हें कोई दे रहा है, दे आर ऑब्वियसली सर्चिंग फॉर गोल्ड नाउ। दे आर नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई विथ एनीथिंग लेस देन 24 कैरेट। तो तुम्हें 24 कैरेट बनना पड़ेगा, और 24 कैरेट बनना आसान तो होगा नहीं, और उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत तुम्हारी होगी। आई कैन गिव यू द गाइडलाइन, आई एम टेलिंग यू हाउ टू थिंक अराउंड द प्रॉब्लम। तो तुम सवाल पूछते हो, सवाल पूछो। हम जिस कंपनी को स्टडी करने वाले हैं, ये क्लाउडेरा का जल्दी हमारा शुरू होगा। ये क्लाउडेरा का पहले जो टैगलाइन था ना, वो था आस्क बिगर क्वेश्चंस। उन्होंने टैगलाइन ही बना दिया था, बिकॉज देवर अ क्लाउड कंपनी। देखो ये, तो देवर अ बेसिक बिग डेटा कंपनी, उसके ऊपर वो क्लाउड इंप्लीमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने खुद का टैगलाइन ही बना दिया था आस्क बिगर क्वेश्चंस। क्योंकि बेसिक क्या होता है, देखो, कंपनी है तो कंपनी जब मार्केट में आती है ना, तो लोग अनाड़ी जैसे सवाल पूछते हैं, बहुत सारे लोग। तो इन लोगों को जवाब देना ही पड़ता है कंपनी को, क्योंकि सामने वाला सवाल पूछना, तुमने बोला सवाल पूछो, सामने वाले ने पूछा, जवाब तो देना पड़ेगा। नाउ द थिंग इज, वो बड़े सवाल नहीं पूछ रहे, तो इन लोग उन्हें लिटरली बोले कि भाई तुम बड़े सवाल पूछो, क्योंकि तुम छोटी चीजें पूछ रहे हो। लोग उन्हें क्या पूछ रहे होंगे, नहीं फिर बिग डेटा कैसे प्रोसेस होगा, सर्वर पे कैसे चलेगा। क्लाउडेरा ने बोला होगा कि 1 घंटे के अंदर अंदर क्लाउड के ऊपर सर्वर मिलेगा। लोग सोच रहे होंगे कि मेरे को तो 6 महीना लगता है, 1 घंटे के अंदर कैसा होगा, क्योंकि मेंटेलिटी लोअर वाला रहता है। तो उन्होंने टैगलाइन ही बना दिया था आस्क बिगर क्वेश्चंस। अभी अपने पास अगर लोग आए, तो सबसे पहला सवाल होता है जॉब कब मिलेगा। अरे भाई तू पढ़ाई तो कर, यू डोंट हैव द नॉलेज, यू डोंट हैव द स्किल्स, एंड यू हैव द ऑडेसिटी टू आस्क फॉर अ जॉब एंड एक्सपीरियंस। तो इतनी इतनी अगर अपने को एक्साइटमेंट थी, तो अपन ने 4 साल कौन सी मस्ती किया। 4 साल थोड़ा सा पहले जल्दी जाग लेते, तो हेल्प हो जाती। यू नीड टू थिंक ऑन अ लॉजिकल पर्सपेक्टिव। जब वीपीसी ईसी 2 को स्टडी करोगे ना, लॉन्चिंग इम्प्लीमेंटिंग इज वन थिंग, लॉजिकली सोचना इज समथिंग डिफरेंट। तो वो तुम्हें ज़्यादा चालू करना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिक अल्टीमेटली तुम्हारा डेवलप होगा। लुक गाइज, एक मैं तुम्हें 10 प्रोजेक्ट बता सकता हूँ, 15 बता सकता हूँ, लेकिन कंपनी का इंटरव्यू भी क्रैक कर लोगे। लेकिन कंपनी में जाने के बाद में दे आर गोइंग टू थ्रो चैलेंजेस इन योर वे। और ज़्यादा मुश्किल ना वो जॉब रिटेन करने में होती है। जब फ्रेशर करके लगते हैं, तब लोग अपने को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन व्हेन यू गो फॉर अ हायर पोजीशन एंड एज अ एक्सपीरियंस पर्सन, तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी बढ़ जाता है। बिकॉज नाउ पीपल एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम यू। उन्हें पता होता है कि तुम्हें नहीं आता, इसीलिए वो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, बिकॉज दे नो यू कैन फाइंड अ वे एंड दे वॉन्ट यू टू फाइंड अ वे। तो अब नया प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। नया प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए लॉजिक लगता है, और लॉजिक तब तक डेवलप नहीं होता जब तक तुमने वो चीज़ सीखी नहीं। तो वो लॉजिक इंपॉर्टेंट है। अपना जो L2 लेवल का इंटरव्यू होता है ना, उसमें रियल टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछता हूँ मैं, आर्किटेक्चर बेस्ड। मैं तुम्हें आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करता हूँ 2 सेंटेंस के अंदर, स्टूडेंट्स को वो आर्किटेक्चर समझ में भी आ जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि भाई नाउ माय कंपनी हैज़ XYZ रिक्वायरमेंट, अब तू मुझे वर्क अराउंड बता। जिसका लॉजिक क्लियर होगा उसे वर्क अराउंड सोचता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हर सवाल के 3 जवाब होते हैं। यू आर टेक्नोलॉजी पीपल, तो तुम्हारे पास हर सवाल के 3 जवाब चाहिए। 3 राइट होते हैं, बाकी सारे रॉन्ग होते हैं। और हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि इंटरव्यू के एक इंटरव्यूअर के सवाल के 3 जवाब थे, लेकिन हमारे पास 3 में से एक भी राइट नहीं होता। वी हैव ऑल द रॉन्ग आंसर्स। दैट्स द प्रॉब्लम विद अस। जब तक लॉजिक क्लियर होगा, तुम्हें 3 में से एक सही आंसर मिल जाएगा।
और कोई इंटरव्यूअर ऐसा बोलता नहीं कि भाई मुझे अलग तरीका बता, वो बस बोलता है जस्ट गिव मी द रेजोल्यूशन। 3 में से एक भी दे दिया तो वो इंटरव्यूअर खुश है। अभी इंटरव्यूअर के पर्सपेक्टिव से सोचो कि सामने वाला तुम्हें कितना साइड दे रहा है और तुम्हारा लेवल क्या है। वो बंदा तुम्हें 3 में से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करने को बोल रहा है, यू आर नॉट इवन एबल टू डू दैट। तो वो अपने हिसाब से सैड पर्सपेक्टिव हो गया ना, अभी अपना सैड कंडीशन हो गया, क्योंकि हमें 3 में से एक भी नहीं आ रहा, क्योंकि हमने लॉजिकली सोचा नहीं। वो हमेशा नया सवाल ही पूछता है, तो हमारा लॉजिक क्लियर करना पड़ता है हमको। ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप का नाम कुछ भी दे दो, इसे जूस दे देंगे हम। और ये पूछेगा लॉन्च टेम्पलेट, तो लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा। ये लॉन्च टेम्पलेट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ EC2 इंस्टेंस। ये वो लॉजिक पॉइंट है जो हमने मिस किया। तो सबसे पहले इसे नाम दे देंगे, तो ये है हमारा ऑटो स्केलिंग का टेम्पलेट। अगर तुम्हें कुछ वर्जन डिस्क्रिप्शन देना है तो यहाँ पे दे दो, इट्स जस्ट अ वेब सर्वर इंस्टेंस। उसके बाद में अगर कुछ टैग लगाने हैं तो ले दो, सोर्स टेम्पलेट कुछ लेना है तो उठा सकते हो, अदरवाइज सिलेक्ट करना चालू करो। सबसे पहली चीज़ जो कि EC2 में आती है AMI, क्लिक करना है। अब यहाँ पे AMI सिलेक्ट करना पड़ता है, देखो। सो 16.04 सर्च करेंगे, इसने दे दिया तुम्हें अवंतु सर्वर। नाउ वन ऑफ द थिंग्स इज, अगर तुम्हारे पास कोई प्री बिल्ट AMI है तो वो भी यहाँ पर यूज़ की जा सकती है। कंपनी के अंदर हमेशा प्री बिल्ट होता है, 16.04 नहीं यूज़ करते हैं हम। ऑल राइट, रिमेंबर दिस थिंग। तुम बेसिकली क्या करते हो, अपना एप्लीकेशन चकाचक लॉन्च करते हो, उसका AMI बनाते हो और वो AMI का आईडी यहाँ पे डालते हो। ये देखो, ये AMI का आईडी है। तो तुम्हें बोला है हर एक रिसोर्स का एक आईडी है, बकेट, सिक्योरिटी ग्रुप, EC2 इंस्टेंस, हर चीज़ का एक आईडी है, VPC का, AMI का, सबका। वो आईडी को पहचानना शुरू करो। तो वो AMI आईडी अगर यहाँ पे पेस्ट किया तो ये उसको फेच कर लेता है। लेट मी जस्ट सिलेक्ट दिस वन, अबंतु सर्वर। देन वी हैव इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप के अंदर अभी हम यहाँ से परमिटेबल कुछ इंस्टेंस टाइप है उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये T2 माइक्रो करने देगा क्या, देखते हैं। यस, T2 माइक्रो इज परमिटेड, तो इसे सिलेक्ट कर दिया। अब तुम्हें वन बाय वन उसको बताना है कि भाई तू कौन सा EC2 लॉन्च करेगा। देन यू हैव द कीपेयर का ऑप्शन। अगर कोई कीपेयर है तो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लो, वो कीपेयर के साथ वो लॉन्च करेगा। नाउ यू हैव द नेटवर्क सेटिंग। तो VPC और EC2 क्लासिक, इनमें फ़र्क क्या है। तो EC2 क्लासिक क्या करता है, एक एब्स्ट्रैक्ट नेटवर्क के साथ तुम्हारे रिसोर्सेज शेयर कर सकता है, इसका तुम्हें एक्सेस मिलता है सिक्योरिटी का वगैरह। लेकिन वी प्रेफर अपना कंट्रोल। अपना कंट्रोल कहाँ पे आएगा, VPC में। VPC पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास जो भी VPC है वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो तुम्हारा VPC और उसके साथ वाला सिक्योरिटी ग्रुप, वो दोनों तुम्हें यहाँ पर मिलेंगे। सो विच वन डू यू वांट टू सिलेक्ट। और यहाँ पे इट वर्क्स ऑन अ ग्लोबल लेवल, ये तुम्हें सारे VPC दे देगा। तो लेट्स सिलेक्ट द क्लस्टर VPC। एक बार अब मैं जाके देख लेता हूँ कि मेरे इस रीजन के अंदर कौन सा VPC एक्टिव है। लेट्स गो टू VPC। और मेरे पास अभी 3 VPC है, उनमें से एक VPC का मैं आईडी उठाता हूँ। देखो डिफ़ॉल्ट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट जो फेच करेगा उसका आईडी हमें पता नहीं। यहाँ पर ये भी डिफ़ॉल्ट है, ये भी डिफ़ॉल्ट है, ये भी डिफ़ॉल्ट है, तो कौन सा डिफ़ॉल्ट लोगे। एंड इट इज़ हैविंग सिक्योरिटी ग्रुप्स ऑल्सो, तो VPC के साथ साथ सिक्योरिटी ग्रुप उठाना है। तो लेट्स सिलेक्ट दिस VPC। नो, डिफ़ॉल्ट ही लेते हैं। कॉपी दिस आईडी, पेस्ट इट। ये सर्च करना तुम्हें सीखना है, क्योंकि आईडी से जो सर्च होता है वो बहुत इजी होता है। सो वी हैव सिलेक्टेड द VPC नाउ। देन तुम्हें स्टोरेज वॉल्यूम ऐड करना है, तो इसने 8 GB का रूट ऐड कर दिया। लिनक्स से तो 8 GB लगेगा, उसे पता है। और ऐड करना है तो रूट वॉल्यूम के एडिशन में कुछ ऐड कर सकते हो, तो हम बोलेंगे उसे जाने दे। अगर कुछ टैग लगाने हैं तो टैग लगा दो, तो हम टैग लगाएंगे नेम। तो ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप का हमने टैग लगा दिया। देन यू हैव नेटवर्क इंटरफेसेस। तो अगर नेटवर्क इंटरफेस ऐड करना है तो कर दो, अदरवाइज लीव इट ब्लैंक। तो नेटवर्क इंटरफेस क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस इज समथिंग जो तुम अपने एंड पॉइंट के लिए बनाते हो। मतलब हमने बोला कि हमारा जो IP रहेगा
वो आईपी के साथ में हमें हमारे www.something.com को ऐड करना है, वो ऐड नेटवर्क इंटरफेस के साथ होता है। तो लेट्स नॉट ऐड इट राइट नाउ। अभी परचेसिंग ऑप्शंस नेक्स्ट आया, तो क्या करना है, स्पॉट इंस्टेंस चाहिए कि कैसा चाहिए? तो हम बोलेंगे भाई स्पॉट ले। तो ये स्पॉट लेने के बाद में यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो उसका प्राइस वगैरह क्या करना है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम प्राइस रख देता है। लेट्स डिसेबल इट। हमारा परचेसिंग ऑप्शन रहेगा ऑन डिमांड। अभी अगर इसको सिलेक्ट नहीं किया तो क्या आता है, ऑन डिमांड। दो ही है राइट नाउ, यू आइदर हैव ऑन डिमांड और स्पॉट। स्पॉट चाहिए तो सिलेक्ट कर लो, नहीं सिलेक्ट किया तो इसका मतलब ऑन डिमांड है। देन यू हैव आई एम इंस्टेंस प्रोफाइल। तो अगर तुम्हारे इंस्टेंस को कोई तुम्हें एक स्पेसिफिक प्रोफाइल देना है तो वो तुम यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन वी आर नॉट सिलेक्टिंग इट, वो ऑटोमेटिकली ऐड कर लेगा। प्रोफाइल क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि तुम्हारे इंस्टेंस जाके स्त्री से बात कर सकते हैं। तुम्हारे इंस्टेंस बोलेंगे मैं वीपीसी से बात करता हूँ, तो उनको आपस में बात करने के लिए परमिशन की ज़रूरत होती है। वो परमिशन कौन रेगुलेट करता है, IAM। हमने ये AWS CLI के एग्जीक्यूशन में देखा था। तो वैसा हर चीज़ के लिए लगता है, सो वी आर नॉट इंक्लूडिंग इट राइट नाउ। देन यहाँ पे शट डाउन बिहेवियर वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हैं हम। देन यू हैव टर्मिनेशन प्रोटेक्शन। तो टर्मिनेशन प्रोटेक्शन के अंदर तुम्हें अगर इसे इनेबल करना है तो तुम्हारे इंस्टेंस डिलीट नहीं होते। नाउ रिमेंबर दिस थिंग, वो टर्मिनेट होने से रुक जाता है। तो स्केल इन में प्रॉब्लम आती है इससे। अगर इसे तुम इनेबल कर देते हो तो स्केलिंग इन में प्रॉब्लम आएगी। इसे डिसेबल रखना मतलब स्केलिंग इन हो सकता है। तो बेटर ऑप्शन होता है कि डोंट इंक्लूड। मुझे लगा तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा, नहीं लगा तो उसे छोड़ दूंगा। देन यू हैव क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग। अगर करना हो तो ज़रूरी होता है, अदरवाइज इसे लीव कर सकते हैं। वन ऑफ द थिंग्स, मैंने एक बार एक सर्टन कैंडिडेट को क्वेश्चन पूछा कि आई क्रिएटेड अ क्लस्टर EC2 के इंस्टेंस बना के, और EC2 के इंस्टेंस मैंने डिलीट कर दिया। अब टर्मिनेट करने के बाद में इंस्टेंस कंसोल में नहीं दिखते, ये बात तुम सबको भी पता है। सो आई आस्क्ड हिम कि भाई मैंने काम किया एंड ऑब्वियसली आई एम वर्किंग इन अ कंपनी। तो क्या हुआ कि काम होने के 2 घंटा बाद मुझे पता चला कि भाई मैंने कुछ मिस्टेक किया होगा, मे बी, आई डोंट नो फॉर श्योर, आई नीड टू वेरीफाई। वेरीफाई अगर करना है तो मैं कहाँ से करूँगा? उस बंदे ने आंसर दिया था क्लाउड वॉच। नाउ द की पॉइंट इज, क्लाउड वॉच अगर पहले इनेबल हो तो ही इट इज़ अ करेक्ट आंसर। अगर मैंने क्लाउड वॉच पहले इनेबल नहीं किया तो इट इज़ अ रॉन्ग आंसर। तो उसने एक आंसर करेक्ट दिया, क्लाउड वॉच, इट इज़ करेक्ट। तो जैसा मैंने बोला 3 करेक्ट आंसर होते हैं, उसने एक दिया। अब मैंने उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया कि भाई मैं क्लाउड वॉच इनेबल करना भूल गया था, व्हाट विल यू डू नाउ? तो अब वो स्टक हो गया। तो दूसरा आंसर होता है कि लॉग्स को हम स्टोर करके रख सकते हैं। वो कैसे स्टोर करते हैं EMR में पता चलेगा। सो बेसिकली कुछ चीज़ें होती है, कुछ सर्विसेज है जो हर जगह पे अप्लाई नहीं होती। क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग एक्सप्लिसिटली इनेबल करोगे तो होगा, अदरवाइज नहीं होता वो। और इंस्टेंस डिलीट करने के बाद में वो लॉग नहीं रखता। देन यू हैव इलास्टिक GPU। हमें इतने हाई एंड स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए, इसे छोड़ देते हैं। T2 T3 कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, इसे सब कुछ जाने दो। कैपेसिटी रिजर्वेशन, टेनेंसी, रैम ID, ये सब एज इट इज़ रहना है, डिफ़ॉल्ट रखना है। लेट्स गो टू क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट। तो बेसिक सर्विसेज हमने सिलेक्ट कर ली जो हम हमेशा करते थे, एंड इट हैज़ सक्सेसफुली क्रिएटेड द टेम्पलेट, इट इज़ कॉल्ड एज ऑटो स्केलिंग। तो इसका ये ID है, इसका ID कॉपी कर लेते हैं। बैक टू अवर स्क्रीन जहाँ पे हमने बस नाम डाल के रखा है। अब लॉन्च टेम्पलेट के अंदर रिफ्रेश करके देखते हैं। सो नाउ इट हैज़ फेच्ड द ऑटो स्केल हियर। ऑटो स्केल आने के बाद में देखो वो वर्जन बोल रहा था, तो अभी हमारे पास में एक ही वर्जन है। इसका मतलब क्या, तुम एक ही टेम्पलेट को अलग अलग वर्जन बना के भी रख सकते हो। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तुम्हें अगर टेम्पलेट बनाना है तो ज़रूरी नहीं कि तुम 10 बनाओ। अगर तुम्हारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें माइनर चेंजेस है, तो उसे वर्जन बोल के अलग अलग चीज़ों में स्टोर किया जाता है। तो वर्जन इज़ बेसिकली जस्ट सब टाइप। सो लेट्स गो नेक्स्ट। उसके बाद में लॉन्च टेम्पलेट के अकॉर्डिंग ही परचेस ऑप्शन रहेगा। अधेर टू मतलब लिसन टू, डू नॉट गो आउट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर परचेस ऑप्शंस।
देन यू हैव नेटवर्क, तो VPC हमने एक सिलेक्ट कर लिया है, तुम्हें अगर चाहिए तो इसमें से कुछ चूज़ कर लो, डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। सबनेट क्या हमें फिर से बोल रहा है कौन सा चाहिए, तो लेट्स टेक 1C, 1C को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें तुम मल्टीपल कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज मल्टीपल क्यों करोगे? ऑटो स्केलिंग है, मतलब जो इंस्टेंस चल रहा है वो ग्लोबल लेवल पे सर्व करेगा। वेन एवर यू आर सर्विंग ऑन अ ग्लोबल लेवल, तुम्हें एक चीज़ की ज़रूरत होती है जिसे हमने अभी अभी लिखा था, लो लेटेंसी हाईली रेजिलियंट, कहीं पे लिखा था मैंने। सो उसी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, हाईली रेजिलियंट नेटवर्क की। और हाईली रेजिलियंट नेटवर्क लाने के लिए क्या करना पड़ता है? हाई अवेलेबिलिटी, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं HA। और HA का एक सिंपल फंडा है कि कभी भी सिंगल एजी या फिर सिंगल रीजन को अवॉइड करना है। सो व्हाट यू वांट इज, अगर तुम्हें किसी ने बोला कि भाई एक ही रीजन, सबसे पहला रिक्वायरमेंट रखना है मल्टी रीजनल, मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा रीजन में रहूँगा। किसी ने बोला कि भाई मल्टी रीजन नहीं है, सिंगल रीजन है, तो सिंगल रीजन के अंदर तुम्हें मल्टी एजी आर्किटेक्चर बनाना है। मल्टी एजी मतलब मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन। तो ये देखो, ये 1A आया, 1B आया, 1C आया, मतलब 3 अवेलेबिलिटी जोन्स मैंने सिलेक्ट किए। सो लेट्स गो नेक्स्ट। देन यू हैव लोड बैलेंसिंग। देखो, अगर मैं इसे इनेबल करता हूँ तो इट विल आस्क मी फॉर अ लोड बैलेंसर टाइप, क्योंकि ये जो हमने यहाँ पे थोड़ा सा देखा जिस्ट इसका लोड बैलेंसर का, दिस इटसेल्फ इज़ अ बिग टॉपिक। तो इसके अंदर लोड बैलेंसर के टाइप आते हैं, तो हम आज लोड बैलेंसर नहीं देख रहे, इसे डिसेबल ही रहने देते। हेल्थ चेक, नाउ दिस इज द पॉइंट जो हमने देखा था। तो हेल्थ चेक तुम्हारा EC2 के ऊपर अप्लाई होता है। द सेकेंड थिंग दैट इज क्रूशियल इज हेल्थ चेक ग्रेस पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ? हेल्थ चेक अलार्म ट्रिगर करेगा, इतना सबको समझ गया। इसने अलार्म ट्रिगर किया, ऑटो स्केलिंग ने क्या किया? इंस्टेंस डिप्लॉय करना चालू किया। अब EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय होने के लिए 1 से 2 मिनट तो लेता ही है, राइट? और हेल्थ चेक कितने ड्यूरेशन में चेक हो रहा है? पर सेकेंड हो रहा है, बराबर। हमने क्या बोला था उसको? पर सेकेंड रिक्वेस्ट बोला था ना। तो हेल्थ चेक कंपेयर कब कर रहा है? पर सेकेंड को। तो भाई 2 मिनट के अंदर तो ये 120 बार ट्रिगर हो जाएगा। और अगर जब जब ये ट्रिगर होगा तब तब ऑटो स्केलिंग ने इंस्टेंस लॉन्च करना चालू किए तो 120 इंस्टेंस चले जाएंगे, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे? उसे ग्रेस पीरियड देते हैं। ग्रेस पीरियड मतलब क्या भाई? तो एक बार ट्रिगर हो गया ना, अब तूने शांत बैठने का। शांत कितने टाइम बैठना वो हम उसे बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो 300 सेकंड लिखे, 300 सेकंड मतलब 5 मिनट। तो एक बारी को अगर ये ट्रिगर हो गया तो ये 5 मिनट के लिए शांत बैठ जाएगा। सो लेट्स स्केल इट डाउन टू 100 सेकेंड, मतलब एक बार ट्रिगर हुआ, 100 सेकेंड रुकेगा, फिर ट्रिगर होगा। देन यू हैव एडिशनल सेटिंग, लुक एट दिस अगेन। मॉनिटरिंग, अगर क्लाउड वॉच इनेबल करना है तो यहाँ से करो, जाने दो उसे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे तुम्हारे ऑटो स्केलिंग के ग्रुप की बात हो रही है। तो हमने जैसा देखा कि भाई ये कितने भी ट्रिगर कर सकता है, तो हमें कुछ मैक्सिमम और मिनिमम रखना पड़ेगा ना। तो मैं बोलूँगा कि भाई तू ना ऑटो स्केलिंग बिंदास कर, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 5 इंस्टेंस ही बनाना। मुझे कैसे समझेगा 5 इंस्टेंस बनाने? भाई मैं बिग डेटा इंजीनियर हूँ, आई विल नो अबाउट माई प्रोजेक्ट, आई विल नो द एंटिसिपेशन ऑफ द मैक्सिमम डिमांड। देखो दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, इस हिसाब से डाउन साइज भी करते गए तो तुम अपने जो प्रोजेक्ट है उसका मैक्सिमम प्रोजेक्शन आराम से निकाल सकते हो। 7 के 7 बिलियन तो लोग तुम्हारे प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे। तुम कौन से कंट्री में यूज़ कर रहे हो, तुम्हारा प्रोडक्ट 2 कंट्री में चलेगा या 4, ऐसी चीज़ें एक एक स्टडी करके तुम्हें आइडिया आता है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट का यूज़र स्कोप कितना है। और उसके हिसाब से अल्टीमेटली यू कैन डिसाइड ऑन द bandwidth of your project, what is the maximum number of instances that you want, what is the minimum number। तो इसके हिसाब से मैक्सिमम कैपेसिटी मैंने 5 सेट कर दिया। मुझे लगा कि भाई क्या मुझे बेसिक चेकिंग करना है, 5 इंस्टेंस बहुत हो गया। मिनिमम कैपेसिटी 1 है, डिजायर्ड कैपेसिटी 1 है। डिजायर्ड मतलब आइडियल क्या चाहिए तुमको, कि तुम्हें चाहिए भाई ऑटो स्केलिंग इसके ऊपर अप्लाई हो, इतना तो आइडियली चले, तो तुम इसे डिजायर्ड पे रखते हो। मिनिमम एंड डिजायर्ड आर टू डिफरेंट थिंग्स।
मिनिमम मतलब कम से कम होता है, डिजायर्ड मतलब आइडियल, द वन दैट यू वांट टू बी आइडियली देयर। देन योर स्केलिंग पॉलिसी, अगर तुम्हें स्केलिंग करनी है, देखो सीपीयू यूटिलाइजेशन हमने डिस्कस किया था, यू हैव नेटवर्क इन, यू हैव नेटवर्क आउट, यू हैव एप्लीकेशन लोड बैलेंस। तो इसमें से जो चाहिए उसके ऊपर तुम लोड बैलेंसिंग यहाँ पे सेट कर दो। एवरेज वैल्यू परसेंटेज के अंदर आएगी, तो एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन 80 अगर कर दिया तो अब ये 80% के ऊपर लागू हो जाएगा। अगर मैंने नेटवर्क इन बोला, नेटवर्क इन का मतलब मेरे एंड पॉइंट ऑब्वियसली एच है, तो एच का 80% वैल्यू के ऊपर ये ट्रिगर हो जाएगा। सो लेट्स सिलेक्ट इट नल, स्केलिंग पॉलिसी नहीं रखेंगे। यहाँ पे और एक ऑप्शन है इंस्टेंस स्केलिंग प्रोटेक्शन। तो अगर तुम्हें चाहिए कि मेरे इंस्टेंस डिलीट ना हो, वो सिर्फ बढ़ते जाए, आई डोंट वांट टू स्केल इन, आई जस्ट वांट टू स्केल आउट, तो तुम ये इंस्टेंस सिलेक्ट, ये टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये टाइप ज़्यादा यूज़ होता नहीं है क्योंकि कंपनी को पैसा भी सेव करना होता है, सो दे डोंट इनेबल दिस ऑप्शन ऑफन। लेट्स गो नेक्स्ट। अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हें नोटिफिकेशन मिले तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। टैग हमने ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। ये हो गया तुम्हारा पूरा सेटिंग। लेट्स क्रिएट दिस ग्रुप। अभी हमें मैजिक देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक इंस्टेंस ऑटो क्रिएशन को लग गया है। ऑलराइट, दिस इज इनिशियलाइजिंग। इसका नेम टैग ASG आया क्योंकि ये टैग हमने ऑटो स्केलिंग ग्रुप में दिया है। इसके अभी डिस्क्रिप्शन देखो, इसने VPC वही उठाया जो हमने इसे बोला था। उसके बाद में इसका सबनेट आईडी ये बना है। ये सबनेट अब किस जोन में है, लेट्स गो हियर। सबनेट के अंदर चेक करते हैं। ये सबनेट आईडी, तो ये जो सबनेट है ये बना है US ईस्ट 1 है, तो ये 1B में बन रहा है। देखो हमने 3 ऑप्शन सिलेक्ट किए थे, 1A 1B 1C, तो इसने 1B को सिलेक्ट किया। जो इसे इजीली एक्सेसिबल हुआ वहां पे इसने बना दिया। बाकी यहाँ पर यू कैन चेक ऑल अदर डिटेल्स, AMI वगैरह सारी चीज़ें वो वही रखता है जो हमने बनाई है। तो फाइनली इट इज़ अप एंड रनिंग। अब यहाँ पे चलो, यहाँ पे देखो, दिस इज टेलिंग यू कि तुम्हारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप का क्या हालत है। तो ये बोल रहा है भाई जूस इज एक्टिव, इसका ऑटो स्केल टेम्पलेट यूज़ हो रहा है, और इसके अंदर ये बोल रहा है कि इंस्टेंसेस नहीं है। नहीं क्यों बोल रहा है, जब ये बना तब इंस्टेंस नहीं थे। सो इट इज ऑल्सो सेइंग स्टेटस इज अपडेटिंग कैपेसिटी। तो जब ये फुल्ली फंक्शनलाइज हो जाएगा, इसके स्टेटस चेक कंप्लीट हो जाएंगे, तब इट विल शो यू एज 1। तो इसे रिफ्रेश करके देखो हुआ है क्या। ये 1 हुआ है, तो डिजायर्ड 1 है इसीलिए 1 हुआ है, मिनिमम 1 है इसीलिए 1 हुआ नहीं है। तो अब इसको हम थोड़ा सा तकलीफ देंगे। एडिट करो और डिजायर्ड को 3 कर दो, अपडेट। अब देखो ये यहाँ पर 2 नए इंस्टेंस लॉन्च होना शुरू होगा। इंस्टेंस लॉन्च होंगे और यहाँ पर ये अपडेटिंग कैपेसिटी बोलेगा। ये अपडेटिंग कब बोलता है, जब डिजायर्ड और इंस्टेंसेस सेम ना हो। अगर डिजायर्ड 3 है और इंस्टेंस 1 है तो इसका मतलब इसे पता है कि भाई अब अपने को काम करने का है। सो लेट्स रिफ्रेश दिस। अब ये 3 बोलने लग गया, तो इसे रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे और 2 ऐड हो गए। तो देखो इसने अभी एक एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक 1A में बनाया, एक 1B में बनाया, एक 1C में बनाया। दिस इज योर ऑटो स्केलिंग। तो इसे थोड़ा इनिशियलाइज होने देते हैं, फिर और एक चीज़ देखेंगे। अब हमने यहाँ से सारी चीज़ें की थी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अवर सिनेरियो कि अगर लोड बहुत ज़्यादा आ गया, आई एम हैविंग स्पाइक नाउ। स्पाइक की वजह से माई इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रैशिंग, और क्रैश होने की वजह से क्या हुआ, 1B वाला मेरा इंस्टेंस टर्मिनेट हो गया। तो इसे मैंने मैन्युअली किया है, लेकिन ऑटो स्केलिंग को नहीं पता मैन्युअली हुआ है, लोड की वजह से हुआ या नेटवर्क की वजह से हुआ। लेट्स से कि ऑटो स्केलिंग अभी इसे कब फेच करता है। ये शटडाउन होगा। ये शटडाउन होने के बाद में उसे समझेगा कि भाई अब इंस्टेंस 2 है और डिजायर्ड कैपेसिटी 3 है, तो वो बराबर यहाँ पे एक लॉन्च करना चालू कर देगा। ये टर्मिनेट हो गया।
ये वो थोड़ा वार्म अप पीरियड के बाद उसे फेच करता है। सो लेट्स वेट फॉर इट। ये तुम्हें एक्सप्लिसिटली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछली बैच में कैंडिडेट को ये प्रॉब्लम आ गया था। सो दे वो परफॉर्मिंग दिस थिंग, और जब पूरा हो गया तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से टर्मिनेट कर दिया। नाउ द लॉजिक इज, यहाँ से अगर टर्मिनेट होगा तो ऑटो स्केलिंग उसको फिर से चालू कर देगा। सो द थिंग इज, अपर लिमिट था कुछ तो 4-5 कुछ होगा, और इंस्टेंसेस जो है वो 7-8 बन गए। सो अब उनका कंफ्यूजन चालू हुआ कि भाई ये 7-8 कैसे क्या बन रहा है, मैंने तो मैक्सिमम कैपेसिटी 5 रखा था। So when you say 5 is the maximum capacity, you are saying the active number of instances can be 5 at the maximum. You are not saying कि 5 इंस्टेंस बनेंगे, you are saying 5 एक्टिव रहेंगे। तो वो वहाँ पे डिफरेंस आ गया। अब देखो इसने फेच किया, 2 आया, अपडेटिंग पॉलिसी ये बनाएगा। ये डिफरेंस आने की वजह से ऑटो स्केलिंग टेक ओवर कर लिया, और उनके केस में इंस्टेंसेस बनते गए, क्योंकि ऑटो स्केलिंग में कितने थे, 2 थे, बाकी के जो बंद हो गए वो तो इसमें आते नहीं है। इसीलिए तुम्हारा ये कंसेप्ट भी क्लियर करा दे रहा हूँ। तो अब देखो ये नया ASG बनाने लगा, तो अभी यहाँ पे तुमको 4 इंस्टेंस दिख रहे, लेकिन एक्चुअल में ऑटो स्केलिंग में सिर्फ 3 ही है। जो एक्टिव है वही इंस्टेंस होते हैं, जो मर गया उसकी बात कोई नहीं करता। नाउ लुक एट दी अदर पर्सपेक्टिव। अब मैं क्या करता हूँ, आई विल लॉन्च एन इंस्टेंस मैन्युअली। नाउ दिस इज नॉट हैपनिंग वाया ऑटो स्केलिंग, ये मैं मैन्युअली कर रहा हूँ। सो लेट मी सिलेक्ट T2 माइक्रो, डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ, 1B के अंदर डाल देता हूँ इसे, स्टोरेज वगैरह कुछ नहीं रखना है। ये मैनुअल डिप्लॉयमेंट है तो इसे नेम टैग मैनुअल दे देते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह का कोई इशू नहीं, अभी हम कनेक्ट करने ही नहीं वाले। सो लेट्स लॉन्च दिस इंस्टेंस। अब यहाँ पे एक टर्मिनेटेड है, 3 रनिंग है, 1 इज पेंडिंग। लेट्स रिफ्रेश द स्टेटस। ये 3 इंस्टेंस बना रहा है, 3 डिजायर्ड है, स्टेटस इज फाइन, मतलब हेल्दी है। यहाँ पर डैश दिख रहा है, मतलब सब कुछ हेल्दी है ऑटो स्केलिंग के अंदर। तो यहाँ पर जाते हैं, लेट्स लुक एट दिस सिनेरियो। अब देखो 4 रनिंग हो गए, चारों के चारों रनिंग है, लेकिन फिर भी ऑटो स्केलिंग के अंदर वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज दैट इंस्टेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर तुम्हारा मैनुअल डिप्लॉयमेंट इंक्लूड नहीं होता। तो बहुत बार तुम क्या करते हो, यहाँ से इंस्टेंस डिलीट कर देते हो, मैनुअली लॉन्च करते हो, फिर बोलते हो कि भाई यहाँ पर मेरे 4 दिख रहे लेकिन यहाँ पर 3 ही है, ऐसा क्यों है? तो ये क्वेरी भी आता है, इसलिए इसे भी रिजॉल्व कर दे रहा हूँ, बिकॉज यू हैव नॉट इंक्लूडेड दोज थिंग्स इनटू योर ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो इसे मैं डिलीट करूंगा तो ऑटो स्केलिंग को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब एक चीज और करते हैं, एक्शंस में जाते हैं, और इंस्टेंस सेटिंग के अंदर तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, अटैच टू ऑटो स्केलिंग ग्रुप। अब मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, आई सिलेक्ट दिस। न्यू ऑटो स्केलिंग बनाना है कि एग्जिस्टिंग, तो मैंने बोला भाई एग्जिस्टिंग को कर। तो एग्जिस्टिंग सिर्फ जू से अपने पास में, सो दैट इज सिलेक्टेड। लेट्स अटैच दिस। तो ये अब अटैच हो रहा है इन प्रोसेस। जब वो अटैच हो जाएगा, लुक एट दिस, इंस्टेंसेस 4 हो गए, डिजायर्ड कैपेसिटी 4 हो गया। ये इंक्रीमेंट हुआ बिकॉज यू हैव डन इट मैन्युअली। इसे रिफ्रेश कर देंगे। सो नाउ यू आर हैविंग 4 इंस्टेंसेस हियर एंड यू आर हैविंग 4 इंस्टेंसेस हियर। दिस इज योर कंप्लीट ऑटो स्केलिंग। अब इसे छोड़ के भी देखो, जितना एक्सपेरिमेंट करोगे ना उतना ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगा, तो जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे उतने सवाल भी आएंगे। तो 3-4 वेरिएशंस मैंने बता दिए, इसे छोड़ के और भी वेरिएशंस होते हैं, उन्हें खुद ब खुद तुम ढूंढो और खुद ब खुद उन चीज़ों को सीखो, तो वो तुम्हारा तब लॉजिक धीरे धीरे डेवलप होगा। अगर डिलीट करना है तो यहाँ जाना है और इसे डिलीट करना होता है, रिमेंबर दिस थिंग, ऑलराइट। इसे अगर मैं डिलीट करता हूँ, देन दिस विल ऑटोमेटिकली बी टर्मिनेटेड। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप सबसे पहले क्या करता है, अपना जो रायता है उसे डिलीट कर देता है। सबसे पहले वो अपनी चीज़ों को डिलीट करेगा, उन्हें डिलीट करने के बाद में ही वो इस खुद को डिलीट करता है। लॉन्च टेम्पलेट डिलीट नहीं होता।
लॉन्च टेम्पलेट वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगे। तो लॉन्च टेम्पलेट को मैं अगले ऑटो स्केलिंग ग्रुप में फिर से यूज़ कर सकता हूँ। दैट वॉज योर ऑटो स्केलिंग। ये सारे टर्मिनेट हो गए, ये धीरे धीरे निकल जाएगा।